क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि पैसों के लिए आप अपने दोस्त को दुश्मन बना दो? क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप पैसों के लिए खून की नदियां बहा दो? क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप पैसों के लिए लाखों लोगों को भूखा मार दो? ब्रिटिशर्स में थी और इसी हिम्मत ने उन्हें भारत का मालिक बना दिया था। यह है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का सेकंड पार्ट। सेवनटीन 1664 में ब्रिटिशर्स ने बक्सर की लड़ाई लड़ी और जीत गए। ये एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब इसके बाद सब कुछ बदल गया। उसके बाद वो सिर्फ बिजनेस नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने राज करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने सभी राजाओं पर सीधा हमला नहीं किया, उसके बजाय उन्होंने एक चालाक चाल चली। उन्होंने इंडियन दरबार में रेजिडेंट्स अपॉइंट किए। ये रेजिडेंट्स जैसे जासूस होते थे जो हमेशा देखते रहते थे कि इंडियन राजा क्या कर रहे हैं, और जब भी राजा कुछ करते या करने के बारे में सोचते तो ब्रिटिशर्स अपनी नाक घुसा देते। फिर उन्होंने इंडियन राजाओं को सब्सिडरी अलायंस नाम का एक पेपर साइन करने पर मजबूर किया। कंपनी ने कहा था, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। पर जब राजा उस पेपर पे साइन कर देते थे तो वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे। मतलब वो एक ऐसे राजा बन गए जिनके पास खुद की आर्मी ही नहीं है। जैसे रिचर्ड वेल्सी, जो एक ताकतवर ब्रिटिश लीडर था, जो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहा था, उसने अवध के नवाब को मजबूर करके उसकी आधी जमीन ले ली, क्योंकि नवाब अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी को पैसे नहीं दे सकता था। हैदराबाद के साथ भी ऐसा ही हुआ। इंडियन राजा बिल्कुल फंस गए थे। वो ब्रिटिश के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास खुद की आर्मी ही नहीं थी। ये सब्सिडरी अलायंस ने धीरे धीरे इंडियन राजाओं को कमजोर कर दिया। उन्होंने अपनी ताकत, अपनी जमीन और अपनी आज़ादी खो दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम कदम चलकर इंडिया का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। सेवनटीन 1700 के दौरान एक बहुत ताकतवर स्टेट था साउथ इंडिया में, जिसका नाम था मैसूर। इस पर बहुत ताकतवर राजाओं ने राज किया था, जैसे हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत ही ब्रेव और होशियार राजा थे। उनको अक्सर मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था। उन्होंने अपनी सेना को बहुत मॉडर्नाइज किया, यानी उसे बहुत ताकतवर बनाया था। मैसूर से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, खासकर मसालों का, जैसे मिर्च और इलायची, जो ब्रिटिशर्स को भी चाहिए थी। लेकिन टीपू सुल्तान को कंपनी के बिजनेस करने का तरीका पसंद नहीं था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने पोर्ट से इन मसालों का एक्सपोर्ट रोक दिया और मैसूर के बिजनेसमैन को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिजनेस करने से मना कर दिया। साथ ही साथ टीपू सुल्तान ने फ्रेंच से भी अपने रिश्ते बढ़ाने शुरू कर दिए, जो उस टाइम पे ब्रिटिश के दुश्मन थे। इन सब से ब्रिटिश बहुत गुस्से में आ गया। उन्हें लगा टीपू सुल्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है आने वाले समय में। तो उन्होंने मैसूर के साथ 1767 से लेकर 1799 के बीच में 4 लड़ाइयाँ लड़ी। आखिर में आखिरी लड़ाई में ब्रिटिश जीत गए। इस वॉर का नाम था दी बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम। मैसूर को हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने पुराने राज परिवार वोडेयार्स को वापस लाया, लेकिन उनको पपेट की तरह रखा। उन्होंने मैसूर को भी सब्सिडरी अलायंस के अंदर साइन करने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि उन्होंने और इंडियन राजाओं के साथ किया था। तो तुमने एक बात देखी, भले ही टीपू सुल्तान एक ताकतवर राजा था, लेकिन वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को रोक नहीं सका। इससे पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी पागल थी अपनी पावर के पीछे। लेट 1700 में एक बहुत ताकतवर ग्रुप था जिसका नाम था मराठा। वो बहुत ताकतवर थे और लगातार पूरा भारत ही जीतते जा रहे थे। शिवाजी महाराज एक टाइम पर उनके लीडर भी थे, लेकिन फिर 1761 में उन्होंने पानीपत नाम की जगह पर लड़ाई कर लड़ी और वहाँ वो हार गए। वो थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस हार के बाद मराठा साम्राज्य उतना ताकतवर नहीं रहा था। ये छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था, जिनके लीडर भी अलग अलग थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़। ये सब लीडर पेशवा के अंडर काम करते थे, जो उन सब का प्रिंसिपल मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर जैसा था। इसी कमजोरी का ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया और मराठास से लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने 3 वॉर लड़ी और इस वॉर को आज के समय में एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है।
फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो 1775 से लेकर 1782 तक हुई थी, ये वॉर ट्रीटी ऑफ सालाभाई साइन करके खत्म हुई। इस वॉर में कोई नहीं जीता था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो 1803 से 1805 तक हुई थी, उसमें ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा और यमुना के नॉर्थ में जो मराठास की ज़मीन थी जैसे आगरा, दिल्ली, वो उन्होंने जीत ली। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई जो 1817 से लेके 1819 तक हुई। वहाँ ब्रिटिशर्स जीत गए। मराठास का जो पेशवा था उसे भी हटा दिया गया और कानपुर में उसे पेंशन के साथ भेज दिया गया। इस लड़ाई के बाद ही ब्रिटिशर्स का साउथ ऑफ विंध्यास पर भी कब्जा आ गया। अब जब कंपनी बहुत ताकतवर हो गई थी तो उन्होंने एक और चालाक स्ट्रेटजी निकाली भारत पे अपना कब्जा बढ़ाने के लिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसने एक नई पॉलिसी निकाली, पैरामाउंट सी। इसमें इन्होंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत किसी भी और इंडियन स्टेट से ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया में अगर वो चाहे तो किसी और स्टेट को अपने अंडर ले सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कीटू जो आज के कर्नाटका में है उसको अपने अंडर लेने की कोशिश की, लेकिन रानी चन्नम्मा ने उनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अनफॉर्चुनेटली 1824 में वो अरेस्ट हो गई और 1829 में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। पर रानी के अरेस्ट होने के बाद भी लड़ाई नहीं रुकी। रयन्ना जो एक गरीब चौकीदार था, उसने ब्रिटिशर से लड़ाई चालू रखी, लेकिन 1830 में उसे भी ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और फांसी लगा दी। अब 1830s में ब्रिटिशर के सामने एक और मुसीबत आ गई, वो थी रशिया। ब्रिटिशर्स को डर था कि रशिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे अपना कब्जा ना जमा ले। इस डर के कारण उन्होंने सोचा कि इससे पहले रशिया जाए उससे पहले हम ही वहाँ कब्जा कर लेते हैं। तो उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान से, जो कि 1838 से लेके 1842 तक चली, और वो फाइनली वहाँ भी जीत गए। और फिर 1843 में उन्होंने सिंध को भी हरा दिया और अपने साथ शामिल कर लिया। अब बारी थी पंजाब की, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने ऐसा नहीं होने दिया। उस टाइम पे पंजाब को सिख किंगडम रूल करता था। कंपनी को 1839 तक इंतजार करना पड़ा, और फिर जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई तो ब्रिटिशर्स ने 2 लंबी लड़ाई लड़ी और आखिर में पंजाब को भी अपने साथ शामिल कर लिया। कंपनी को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। वो डायरेक्ट अटैक करने के बजाय नई नई पॉलिसीज निकाल रहे थे। लॉर्ड डलहौजी जो एक गवर्नर जनरल थे EIC के 1848 से लेके 1856 तक, उन्होंने एक और नई पॉलिसी निकाली जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होगा तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर शामिल हो जाएगा। ये जो मैं शामिल होने की मैं बात कर रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनेक्सेशंस। ये पॉलिसी EIC के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में इस पॉलिसी के कारण इनके अंदर शामिल हो गई थी। उन्होंने 1856 में अवध को भी अपने अंदर ले लिया। उनका कहना था कि वो अवध के लोगों को नवाब के मिस गवर्नमेंट यानी नवाब के बेकार राज करने के तरीके से बचा रहे हैं। ये वाली बात जो थी अवध के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब इन्होंने भारत की ज़्यादातर ज़मीन अपने अंदर शामिल कर ली थी। एक टाइम जब ये बंगाल के नवाबों से पिट रहे थे, और आज ये अपनी मनमानी दूसरों पे थोप रहे हैं। पर आगे की हिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग है।